नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी ब्रिजेज़ के बारे में। एसी ब्रिजेज़ के अंदर सबसे पहला जो ब्रिज है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रिजेज़ हैं, चाहे वो एसी ब्रिजेज़ हों चाहे डीसी ब्रिजेज़ हों, वो आते हैं मेजरमेंट के काम में। मेजरमेंट ऑफ, अगर डीसी की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर हम एसी की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको जो किस तरह से ये ब्रिजेस हैं वो इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है ए। इसमें ये जो ब्रिज दिखाया हुआ है ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि मेजरमेंट के काम आता है, रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के काम आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई है वो क्या है, डीसी पावर सप्लाई है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है R1, ठीक है, इसमें क्या होगा R2 और R3 ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, और R4 है ये क्या है, वेरिंग रेजिस्टेंस है। इसमें जो R4 को वेरी करके आप यहाँ पे एक बैलेंस ला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है। इससे क्या है, आप डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं कि अगर बी और डी के अंदर अगर वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस अगर जीरो है तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर आपको जीरो पे शो करेगा, ताकि जिसमें इससे करंट, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। तो ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपका यहाँ पे बी और डी जो ब्रांच है, या कह सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे लगा हुआ, इसमें भी करंट आपकी फ्लो होगी। क्लियर? तो एट बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बी और डी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, या कह सकते हैं बी और डी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं वी बी डी क्या है, जीरो एट बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर? और वी बी डी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या होता है, आप जो सेकंड पॉइंट है, जैसे डी है तो डी से बी की तरफ अगर आप चल रहे हैं तो आप इसको मेज़र करिए। तो हम ये रूट ले रहे हैं डी टू ए टू बी। इसमें मान लीजिए मैं कुछ करंट यहाँ पे मान लीजिए I1 करंट है, और इस ब्रांच में I2 करंट है, और इस ब्रांच में I4, और जहाँ पे R3 कनेक्टेड है उसमें करंट है I3। तो एट बैलेंस कंडीशन में कि हम पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, बी और डी के बीच में जीरो। तो हम डी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ फाइंड आउट, बी की तरफ चलेंगे टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो जैसे कि आप जानते हैं डीसी के अंदर जब करंट फ्लो रही है तो क्या होगा, प्लस, और ये होगा माइनस, दिस वन इज़ प्लस, दिस वन इज़ माइनस। टू डी टू ए चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू प्लस, तो ये होगा I4 R4। फिर ए टू बी क्या होगा, प्लस टू माइनस, तो माइनस होगा यहाँ पे I1 R1 इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हैं I1 R1 इक्वल टू क्या होगा, I4 R4। क्लियर? और एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी करंट वो फ्लो नहीं होगी, बी और डी के बीच में यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए इसका जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज क्या है E, तो ए टू सी जो वोल्टेज है इस पूरी ब्रांच के लिए और जो नीचे वाली ब्रांच, इन दोनों के लिए ईएमएफ क्या होगा, E ही रहेगा। तो अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है तो इस कंडीशन में क्या होगा,
बैलेंस कंडीशन में I1 इक्वल टू क्या होगा, I4, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर। और इसी तरीके से क्या होगा, I4 क्या होगा, I3 के इक्विवेलेंट होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E डिवाइडेड बाई, ये दोनों जो है रेजिस्टेंस R3 और R4 ये क्या हो जाएंगे सीरीज़ में, क्योंकि इसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं हो रही है B और D के बीच में। तो ये हो जाएगा R3 प्लस R4। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम I1 और I4 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। सो E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दिस इज़ मल्टीप्लाई बाई R1 इक्वल टू, और अगर यहाँ पे I4 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है E डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 मल्टीप्लाई बाई R4। E टू E कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 R3 प्लस R1 R4 इक्वल टू R1 R4 प्लस R2 R4। R1 R4 यहाँ पे कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास आया है R1 R3 इक्वल टू R2 R4। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई जब जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब इससे आप R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 R4 डिवाइडेड बाई R3। So this is how we can calculate the value of unknown resistance R1। R2 और R3 ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। R4 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप वेरी करके बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे आपकी R1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से अब क्या होगा, अगर हम जो डीसी जो वोल्टेज है या डीसी सप्लाई है उसको अगर हम एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे एसी सप्लाई अगर लगा दें, और जो रेजिस्टेंस है वो अब क्या हो जाएंगे, इम्पीडेंसेस हो जाएंगे, तो आप इसको एज ए इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब R1 की जगह हो जाएगा Z1, वेट अ मिनट, R1 की जगह हो जाएगा Z1, R3 की जगह हो जाएगा Z3 मल्टीप्लाई बाई Z2 और Z4। बट इसके साथ साथ अब आपके ये तो आ गया मैग्नीट्यूड्स, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। बट अगर एसी की बात करते हैं और इम्पीडेंसेस की बात करते हैं, हमें फेज एंगल को भी यहाँ पे कंसीडर करना होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Z1 के साथ होगा इसका फेज एंगल φ1 मल्टीप्लाई बाई Z3 विथ फेज एंगल ऑफ φ3 एंड Z2 विथ फेज एंगल ऑफ φ2 और Z4 विथ फेज एंगल ऑफ फाई। सो ये आ जाएगा Z1 Z3 एंगल φ1 प्लस φ3 इज इक्वल टू Z2 Z4 एंगल φ2 प्लस φ4। क्योंकि जब एंगल्स यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको जो इम्पीडेंसेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अब हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट ए कंडीशन तो क्या होगी, Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, एंगल φ1 प्लस φ3 इक्वल टू φ2 प्लस φ4।
तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस या फिर अगर एसी है तो इम्पीडेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं अभी मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में। द ब्रिज सर्किट इज यूज्ड फॉर मीडियम इंडक्टेंसेस एंड कैन बी अरेंज टू यील्ड रिजल्ट ऑफ कंसिडरेबल प्रिसीजन। जो मीडियम इंडक्टेंस अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आप मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं देखते हैं। इफ़ ए कॉइल ऑफ एन अननोन इम्पीडेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Z1 ये क्या है, अननोन इम्पीडेंस है जिसमें R1 और इंडक्टेंस L1 कनेक्ट है। देन इट्स पॉजिटिव फेज एंगल φ1, जो इसका एंगल है Z1 का वो एंगल क्या है φ1। कैन बी कंपनसेटेड फॉर इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। यहाँ पे जैसे डीसी के अंदर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिटेक्टर यूज़ करेंगे डी। किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, ए नॉन इम्पीडेंस विथ इक्वल पॉजिटिव फेज एंगल मे बी यूज्ड in either of the adjacent arms so that φ1 is equal to φ3 और φ2 is equal to φ4। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नॉन इम्पीडेंस लगा सकते हैं जिसका जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा और इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, विथ एन इक्वल पॉजिटिव फेज एंगल मे बी यूज्ड इन आइदर ऑफ द एडजेंस्ट आर्म। यहाँ पे लगा सकते हो आप या यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, φ1 इक्वल टू क्या होगा φ3, जो φ1 इक्वल टू क्या होगा φ3, या कह सकते हैं φ2 इक्वल टू क्या होगा φ4। रिमेनिंग टू आर्म्स हैव जीरो फेजेस, यहाँ पे कोई भी फेज यहाँ पे नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है। Such a network is known as Maxwell AC bridge और L1 divided by L4 bridge। सेकेंड क्या तरीका है, we can use a equal negative phase angle और you can say a capacitance may be used in opposite arm। मतलब ये जो अननोन इम्पीडेंस है इसके अपोजिट जो आर्म है यहाँ पे आप एक कैपेसिटेंस यूज़ कर सकते हैं सच दैट कि φ1 प्लस φ3 क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे तो क्या था, φ1 इक्वल टू क्या था φ3, बट यहाँ पे क्या होगा, φ1 प्लस φ3 क्या होगा इक्वल टू जीरो। सच ए नेटवर्क इज नोन एज मैक्सवेल वैन ब्रिज, या आप कह सकते हैं मैक्सवेल्स LC ब्रिज। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट है एज इट इज़ जो पीछे था। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है B और D के बीच में। क्लियर। और इम्पीडेंसेस हैं, जो अननोन इम्पीडेंस है वो क्या है, Z1 है, और नॉन इम्पीडेंस यहाँ पे एक Z4 है और दो प्योर रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है। तो Z1 हमें पता है, Z1 की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस J ओमेगा L1। क्लियर। ये क्या है, अननोन इम्पीडेंस। और ऐसे ही Z4 क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अननोन इम्पीडेंस। और Z4 की वैल्यू क्या होगी, R4 प्लस J ओमेगा L4। ये क्या है, नॉन इम्पीडेंस, नॉन इम्पीडेंस। और R2 और R3 ये क्या है, प्योर रेजिस्टेंस।
क्लियर। और डी यहाँ पे कनेक्टेड है एज ए डिटेक्टर, जो कि हमें बताएगा कि ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो एट बैलेंस कंडीशन पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है क्या होगा, Z1 Z3 इज इक्वल टू Z2 Z4 एट बैलेंस कंडीशन। और वी कैन से VBD क्या है, 0 वोल्टेज। क्लियर। तो Z1 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस जे ओमेगा L1, और Z3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R3 जो कि प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। Z2 की वैल्यू R2, Z4 की वैल्यू R4 प्लस जे ओमेगा L4। क्लियर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, R1 R3 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई जे ओमेगा L1, R2 R4 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई जे ओमेगा L4। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में रियल पार्ट भी हैं और इमेजिनरी पार्ट भी हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, या इसको आप कह सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू R2 बाई R3। और जो सेकेंड कंडीशन है हमारे पास में वो है, जब इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करोगे तो R3 ओमेगा L1 इक्वल टू R2 ओमेगा L4। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, और L1 की वैल्यू होगी यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाई R3 मल्टीप्लाई बाई L4। और ये होगी सेकेंड कंडीशन। और आप कह सकते हैं यहाँ पे कि L1 R2 बाई R3 क्या है, R1 बाई R4। तो यहाँ पे R1 बाई R4 भी पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई L4। तो ये दो कंडीशंस आ गई है हमारे पास में एट बैलेंस्ड कंडीशन पे। एट बैलेंस जब आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी क्या है, 0। तो इससे आप यहाँ पे अगर R1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो R1 फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और L1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो L1 फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से। जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, वेट ए मिनट, अगर इस तरफ मैं करंट लेता हूँ तो I1 और I बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा I2, और I3 इक्वल टू क्या होगा I4। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इन फेज होगा करंट के। तो ये होगा I1 R1 और या कह सकते हैं I2 R2
क्योंकि नॉन रेजिस्टेंस की अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं, I2 R2 और ये इक्वल होगा I3 R3 के। और नेक्स्ट है I1 R1, ये इक्वल होगा I4 R4 के। ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो आपके। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए I1 R1 इक्वल टू I4 R4, I1 R1 इक्वल टू I4 R4। क्लियर। और अगर वोल्टेज V1 की बात करें, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V1, और V2 क्या है, ये प्योर रेजिस्टेंस। तो अगर V2 अगर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे V2 करते हैं, तो V2 क्या होगा, इन फेज होगा करंट के, तो ये होगा V2। और V1 के अंदर साथ में क्या है, इंडक्टेंस भी है, तो 90 डिग्री एंगल नहीं होके क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। ये क्या होगा, V1। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, फाइनल V1 और V2, ये होगा B। किसके लिए, A B और ये C, क्योंकि इसमें कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा एट बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये होगा आपके V1 और V2 होगा इन फेज ऑफ I, और इन दोनों का जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वोल्टेज की, वो क्या होगी, ये। तो इस तरह से आप इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल वैन ब्रिज, और यू कैन से मैक्सवेल्स LC ब्रिज। इसमें क्या है कि हमारे पास एक अननोन इम्पीडेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे R3 और L3 ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, अननोन इम्पीडेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सवेल्स वैन ब्रिज में हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट जो आर्म है, अननोन इम्पीडेंस के अपोजिट जो आर्म है, उसमें एक कैपेसिटेंस कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, phi1 प्लस phi3 इक्वल टू क्या होगा, 0। जो ये हमने कंडीशन देखी थी, फिर से देख लिया आप, phi1 प्लस phi3 क्या होगा, इक्वल टू 0। और जब इंडक्टेंस जो इम्पीडेंस ही अगर हम कनेक्ट कर रहे थे विथ, जैसे इसमें अननोन इम्पीडेंस के साथ में ये एक नॉन इम्पीडेंस था जिसमें इंडक्टेंस कनेक्ट था, तो उसमें कंडीशन थी phi1 इक्वल टू phi3। तो मैक्सवेल्स वैन ब्रिज में क्या होगा, जो अननोन इम्पीडेंस है उसके अपोजिट जो आर्म है उसमें कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे, जो कि क्या होगा, नेगेटिव फेज। जो इसका जो भी फेज होगा उसका नेगेटिव फेज होगा। तो फाई, अगर इसका एंगल Z3 phi3 है, और इसका एंगल अगर Z1 ये phi1 है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन phi1 प्लस phi3 क्या होगा, इक्वल टू 0। बट जो कंडीशन है वो वही रहेगी, Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4। Z1 क्या है हमारे पास, Z1 कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों पैरेलल में है। तो Z1 आएगा, जब पैरेलल में होते हैं
तो हमें पता है क्या है, 1/Z1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/-JXC। अगर XL होता है तो प्लस होता है, XC होता है तो माइनस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। 1/Z1 इक्वल टू 1/R1, और J को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस J डिवाइडेड बाई XC, और XC होता है 1/ωc, तो ये होगा R1 प्लस JωC। तो 1/Z1 इक्वल टू R1 1 प्लस JωC R1। इससे Z1 की वैल्यू आ जाएगी R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस JωC R1। और इसी तरीके से Z3 हम जानते हैं हमारे पास में है R3 प्लस JωL3, और Z2 है R2, और Z4 है R4। तो अब इस कंडीशन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, बैलेंस कंडीशन पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये होगा R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस JωC R1, और Z3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई R3 प्लस JωL3, और इक्वल टू R2 R4। अब हम यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, R1 R3 प्लस JωL3 R1 इक्वल टू R2 R4 प्लस JωC R1 R2 R4। अब हम इस इक्वेशन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जब रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो R1 R3 इक्वल टू R2 R4, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकेंड कंडीशन में हम इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है ωL3 R1 इक्वल टू ωC R1 R2 R4। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, R1 से R1 कैंसिल आउट, L3 की वैल्यू आएगी हमारे पास C R2 R4। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग मैक्सवेल वैन ब्रिज आप अननोन इम्पीडेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल में क्या दे रखा है, द आर्म्स ऑफ एन AC Maxwell bridge are arranged as follows. AB is non-inductive resistance, AB is non-inductive resistance of 1000 ohm in parallel with capacitor of capacitance 0.5 microfarad। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ में पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट है। BC is a non-inductive resistance of 600 ohm। BC जो है इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 600 ohm। ऐसे ही CD is an inductive impedance जो कि अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है।
एंड डी ए इज़ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, डी ए है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 400 ओम। इफ़ बैलेंस इज ऑब्टेन्ड अंडर दीज कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ द ब्रांच सी डी। जो ये अननोन इम्पीडेंस है इसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है एट बैलेंस्ड कंडीशन। तो हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है, ये दोनों कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड। हर बार आपको यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट नहीं करनी है एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के लिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। यहाँ पे लिखिए एट बैलेंस कंडीशन। क्लियर? इससे R3 आप फाइंड आउट कर सकते हो। R3 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 R4 डिवाइडेड बाई R1। R2 की वैल्यू है 600, R4 की वैल्यू है 400 और R1 की वैल्यू है 1000। तो ये आ गया R3 की वैल्यू 240 ओम्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड कंडीशन क्या थी, L3 इज इक्वल टू CR2R4। C की वैल्यू क्या है 0.5 माइक्रोफेरेड है, इसे फेरेड में चेंज करना होगा 10⁻⁻⁶। R2 की वैल्यू है 600 और R4 की वैल्यू है 400। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10 1 2 3, ये जाएगा -3 6 5 30 और 120 इंटू 10⁻⁻3, या कह सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2, या इसको अगर मिली हेनरी में अगर आप लिखना चाहें या हेनरी में लिखना चाहें तो 0.12 हेनरी, या आप कह सकते हैं 120 मिली हेनरी। तो जो भी आप लेना चाहें वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इम्पीडेंस, जो नॉन इम्पीडेंस था जिसमें R3 और L3 दोनों हमें फाइंड आउट करने थे। R3 की वैल्यू 240 ओम और L3 की वैल्यू 0.12 हेनरी या 120 मिली हेनरी। क्लियर? तो इस तरीके से मैक्सवेल ब्रिज और मैक्सवेल वेन ब्रिज यूज़ करके आप कोई भी इम्पीडेंस है वो इंडक्टिव इम्पीडेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।